नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। यही नहीं, एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल टीडीपी इसका स्वागत कर रहा है, तो एक अन्य घटक दल लोजपा इसके विरोध में है। वही हाल इंडिया गठबंधन का है। तेजस्वी यादव खुलकर विरोध कर रहे हैं तो डीएमके स्वागत कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर चुप है। कुछ नेता निजी तौर पर अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों चुप है? मोदी सरकार के कानून मंत्री के ट्विटर पर इस बारे में कुछ भी नहीं। बीजेपी को पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति के वर्गीकरण की बात प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं। वर्गीकरण उनका अपना सपना रहा है। इतनी प्रमुखता से चुनाव में किसी नेता ने आरक्षण के वर्गीकरण की बात नहीं कही होगी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना और वादा पूरा हो गया, फिर भी बीजेपी जश्न नहीं मना रही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनावों की एक रैली में इसका समर्थन किया था। समर्थन ही नहीं, बल्कि कहा था कि वर्गीकरण के लिए एक कमेटी बनाएंगे। कोर्ट के फैसले से अब प्रधानमंत्री मोदी को समिति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लागू करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ही इस फैसले पर कुछ क्यों नहीं कहा? बीजेपी क्यों चुप रह गई? जीत का जश्न बीजेपी के मुख्यालयों में दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी को बताने में, हिंदी प्रदेश के युवाओं को बताने में दिक्कत क्यों है कि आरक्षण का वर्गीकरण प्रधानमंत्री मोदी का सपना था जो कोर्ट ने पूरा कर दिया। बीजेपी कह सकती है कि इसमें कोर्ट का रोल है, सरकार का रोल नहीं है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी वकालत करते रहे हैं, वर्गीकरण के पक्षधर रहे हैं। पिछले साल सिकंदराबाद की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने मादिगा समुदाय की 3 दशक से चली आ रही अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण की मांग को समर्थन दिया था। मादिगा समुदाय तेलंगाना का सबसे अधिक जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति समुदाय है और उसका आरोप रहा है कि एससी आरक्षण में उसका जायज हिस्सा माला समुदाय के लोग लेते रहे हैं। सभी को पता है कि तेलंगाना की 2 दलित जातियां माला और मादिगा समुदाय में इस बात को लेकर तनाव रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा में मादिगा आरक्षण की मांग को लेकर 30 साल से संघर्ष कर रहे मांडा कृष्णा मादिगा को गले लगाया था। मादिगा मेरे परिवारजनों, मैं आज बहुत भावुक हूं। आप कल्पना करिए, कृष्णा ने 30 साल अपनी जवानी पूरी खपा दी। इतना बड़ा आंदोलन अविरत रूप से चलाया। कृष्णा मेरा छोटा भाई है। आज से इस आंदोलन में कृष्णा मेरा नेता है। मैं उसका असिस्टेंट हूं और मैं आपके लिए पूरे दायित्व के साथ इस न्याय की लड़ाई में साथ रहूंगा। आप सभी यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और इस आंदोलन में मेरे नेता कृष्णा है। मैं कृष्णा का साथी हूं और मैं कृष्णा के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा हूं। सिकंदराबाद की उस सभा में प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे थे, मादिगा समुदाय के मेरे भाइयों बहनों, इस संबोधन का इस्तेमाल कर रहे थे। तेलंगाना के दलित समुदाय जैसे व्यापक अभिनंदन या संबोधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मादिगा भाई बहनों के जरिए वे दलित समुदाय में भी एक खास जाति के लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिनकी उस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थिति रही होगी। सिकंदराबाद की इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर वादा किया कि वे अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप वर्गीकरण की समुदाय की मांग के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति का जल्द ही गठन करेंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में भी उनकी सरकार न्याय के पक्ष में मादिगा समुदाय की मांग के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। कोर्ट में मोदी सरकार के वकीलों ने भी वर्गीकरण का पक्ष लिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने तब ऐसा वादा 1 से ज्यादा रैलियों में किया था। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशक से हर संघर्ष में आपके साथ खड़ी रही है। हम जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जानता हूं कि यहां पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ये हमारा वादा है कि हम जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे जो आपके सशक्तिकरण के हर रास्ते को अपनाएगी। हम और आप ये भी जानते हैं कि एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आपकी इस लड़ाई को हम न्याय की लड़ाई मानते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान ने न्याय की जिम्मेवारी मुझ पर दी है। हम उस न्याय को सुनिश्चित करा करके ही रहेंगे। अदालत में भी आपको न्याय मिले, ये भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार न्याय के पक्ष में आपके साथी बनकर के खड़ी रहेगी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का भी जिक्र किया था। फिर मार्च 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान मांडा कृष्णा माडिगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटरों से कहा कि वे वारंगल सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को वोट करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि वे उनकी मांग अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण को पूरा करेंगे। तेलंगाना के कांग्रेस नेता और माडिगा समुदाय से आने वाले सतीश माडिगा ने तब कहा था, मांडा कृष्णा माडिगा समुदाय के लोगों को बहका रहे हैं। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि जब भाजपा अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक पर कानून लाने जैसे काम बिना समिति बनाए कर सकती है, तो फिर इस मांग के लिए समिति बनाने का ड्रामा क्यों? नवंबर के चुनाव के बाद फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जिसका फैसला 1 अगस्त को आया। यही नहीं, सरकार के वकील इस मामले की सुनवाई के दौरान वर्गीकरण की वकालत कर रहे थे। तब फिर बीजेपी ने पूरे धूमधाम के साथ इस फैसले का स्वागत क्यों नहीं किया? जबकि फैसला आते ही बीजेपी की सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर दिया और स्वागत किया। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 1996 में जस्टिस रामचंद्र राजू समिति ने सबसे पहले वर्गीकरण की बात की थी। सभी समाजों के लिए न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय तेलुगु देशम की विचारधारा है। वर्गीकरण सबसे गरीब तबकों तक न्याय पहुंचाने का जरिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तुरंत ऐलान कर दिया कि वे इस फैसले को लागू करेंगे। बीजेपी कम से कम श्रेय तो ले ही सकती थी। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद बासवराज बोम्मई ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि बीजेपी की जीत है। बासवराज बोम्मई ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी, केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान में लिखा है कि इस फैसले के साथ आंतरिक आरक्षण के मामले में एक बड़ी बाधा टल गई है। हम अनुसूचित जाति समुदाय के नेताओं और कानून के जानकारों के साथ इस फैसले के विवादास्पद पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्रीमी लेयर का मुद्दा भी शामिल है। उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित समुदाय में आंतरिक आरक्षण देने की पक्षधर रही है। हमने अपने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा गठित जस्टिस ए.जे. सदाशिव की कमेटी के सुझाव लागू करने का वादा किया था और हम इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं।
दक्षिण भारत में इस फैसले की अलग व्याख्या हो रही है और स्वागत भी किया जा रहा है। इसका कारण है कि वहां अलग अलग राज्यों में दलित जातियों के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली है और यह तनाव और प्रतिस्पर्धा का कारण भी रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। स्टालिन ने फैसला आने के कुछ ही देर बाद ट्वीट कर दिया था और कहा कि यह सामाजिक न्याय के द्रविड़ मॉडल की जीत है। एक आधिकारिक समिति का गठन करके जो डेटा इकट्ठा किया गया था उसके आधार पर मैंने विधानसभा में एक ड्राफ्ट पेश किया जिसे करुणानिधि की सरकार ने पास किया था। इसके बाद अरुण ततियार समुदाय को 3% आंतरिक आरक्षण दिया गया। स्टालिन ने लिखा है कि यह हमें देखकर खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस फैसले को सही माना है। योगेंद्र यादव और प्रणव धवन ने आज अपने लेख में तमिलनाडु के इस प्रसंग का जिक्र किया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि तमिलनाडु में अनुसूचित जाति में अरुण ततियार जाति 16% है, लेकिन राज्य की नौकरियों में 0.5%। जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति का आर्थिक सामाजिक सर्वे होता रहा है, इसलिए हर जाति के बारे में जानकारियां उपलब्ध हैं। दक्षिण के अलग अलग राज्यों में जातिगत चेतना का यह रूप उत्तर से ज्यादा मुखर है और राजनीतिक दलों पर दबाव बना रहा है। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों और राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और अपनी सरकारों में अनुसूचित जाति में वर्गीकरण के प्रयास का उदाहरण भी दिया है। मगर उत्तर भारत की प्रतिक्रियाएं अलग जान पड़ती हैं। बीजेपी सांसद और कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के ट्विटर हैंडल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कुछ भी नहीं। टीडीपी ने स्वागत किया है तो लोजपा इसका विरोध। एनडीए की सहयोगी है लोक जनशक्ति पार्टी, इसके ट्विटर हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है, लेकिन पार्टी के नेता और ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं लिखा या बोला है। मगर लोजपा की ही सांसद शांभवी चौधरी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर आरक्षण बचाओ का हैशटैग शुरू कर दिया है। शांभवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आरक्षण सबके लिए बराबर है, उसका वर्गीकरण करना गलत होगा। आरक्षण का आधार छुआछूत और जाति के आधार पर समाज में हो रहा भेदभाव था जो सभी जातियों के लिए एक समान है। अब आप इसमें उपवर्गीकरण जैसे बदलाव लाने की बात कर आरक्षण का आधार और इसका उद्देश्य बदल देना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान नहीं आया है। फैसले के 24 घंटे बाद केवल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वह अध्यादेश लाए और इस फैसले को रद्द करे। राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और यह निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। यह साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को आदिवासियों को जो दिया गया था इसमें क्रीमी लेटर का मामला है, इसमें आर्थिक तौर पर तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड है, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है, सबके पास आंकड़ा सबके सामने सामने दिखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा घोड़ी पे बैठे दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता है? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। तेजस्वी यादव के साथ साथ बसपा नेता मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? देश के SC/ST व OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों
और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। इस जजमेंट में जो क्रीमी लेयर वाली बात है वो थोड़ी अटपटी है। अटपटी इसलिए है कि ये मुद्दा दरअसल कोर्ट के सामने था ही नहीं। ये अपील नहीं थी, ये मांग नहीं थी, किसी राज्य सरकार ने कहा नहीं था, अपीलकर्ता ने इस पे सवाल नहीं पूछा था, लेकिन 4 जजों ने उस सवाल का जवाब दिया है। अब इसे कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा या नहीं, इसमें संदेह है। मेरी अपनी समझ है कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वेशन है, जजों की टिप्पणियां हैं। लेकिन वो टिप्पणियां एक तरह से दरवाजा खोलेंगी और संभव है, इसकी आशंका है कि अगर कोई राज्य अब SC/ST का सब कोटा बनाता है तो कोर्ट उससे पूछेगा, हाई कोर्ट पूछ सकता है कि तुमने अभी तक इसमें क्रीमी लेयर को लागू क्यों नहीं किया। अटपटा इसलिए भी है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को OBC में लागू करना तो समझ आता है, लेकिन SC/ST समाज में क्रीमी लेयर बहुत ही कम लोगों पर लागू हो सकता है। वैसे जस्टिस गवई ने साफ लिखा है कि सीधी OBC वाली डेफिनेशन को इस पे लागू ना किया जाए। मतलब कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सैकड़ों साल के जाति वंचना से मुक्त हो गए हैं, लेकिन क्रीमी लेयर नामक चीज है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। खतरा इससे एक चीज का है कि पहले ही इस देश में रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ होता है, और खिलवाड़ ये होता है कि डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कैंडिडेट सब इंटरव्यू हो गए, नॉट फाउंड सूटेबल, कोई कैंडिडेट योग्य नहीं था, सीट खाली रह जाती है और धीरे से बाद में जनरल में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब अगर क्रीमी लेयर का लागू करना शुरू किया तो इसका मतलब ये होगा कि अब पहले से भी कम कैंडिडेट मिलेंगे, नॉट फाउंड सुटेबल, खासतौर पे ऊपरी किस्म के जॉब्स के लिए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर के लिए और भी आसानी से कहना हो जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल, और फिर कहीं जनरल्स की तरफ इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी निगाह में एक इंपॉर्टेंट चेंज जो होना चाहिए वो ये, आप क्रीमी लेयर लागू कर लीजिए, पहला उसका डेफिनेशन बहुत ऊंचा रखना होगा, और दूसरा अगर क्रीमी लेयर पे किसी को माना जाता है उसको आप SC/ST रिजर्वेशन से डिस्क्वालीफाई मत कीजिए, उसको लाइन के अंत में खड़ा कर दीजिए। मतलब कि अगर बाकी सबको कंसिडर करने के बाद वैकेंसी रही तो आपको भी कंसिडर किया जाएगा, क्रीमी लेयर वालों को भी, नहीं तो नहीं। यानी कि रिजर्वेशन से खिलवाड़ और छेड़खानी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अलग अलग समीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन इन फैसलों में जो टिप्पणियां हैं, जो फैसले का हिस्सा नहीं है, उनकी व्याख्या राजनीतिक स्तर पर तीव्र होती जा रही है। मूल सवाल यह भी है कि नौकरी तो है नहीं, नौकरियां कम होती चली गई पिछले 20-25 वर्षों से। जब नहीं है तो आरक्षण का फायदा एक वर्ग को कैसे मिल गया? अभी हाईकोर्ट का एक डेटा आया है, केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार 2018 से 2023 के बीच नियुक्त किए गए 650 में से 492 हाईकोर्ट जज जनरल कैटेगरी के हैं। ये कुल जजों की संख्या का 75% से अधिक है। बाकी नियुक्तियों में 23 अनुसूचित जाति से हैं, 10 अनुसूचित जनजाति से, 76 OBC से और 36 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये कुल जजों की संख्या का सभी 25% भी नहीं है। राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठा रहे हैं, और यह भी कि केंद्र सरकार के सचिवों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, तो IAS बनकर भी वहां भेदभाव के शिकार हो रहे होंगे। इसके अलावा यह तर्क बहुत मजबूती से रखा जा रहा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है किसी के लिए भी। जब फैसला सुरक्षित रखा गया तब UGC के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट ने द हिंदू में एक लेख लिखा था, हम इसका कुछ हिस्सा आपको बताना चाहते हैं। सुखदेव थोराट लिखते हैं कि सरकार ने पॉलिसी के 3 औजारों का इस्तेमाल किया है। पहला, जातिवाद के खिलाफ कानूनी प्रावधान बनाए। दूसरा, लेजिस्लेचर सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया। और तीसरा, कैपिटल एसेट जैसे जमीन, बिजनेस और शिक्षा के स्तरों पर बेहतर अधिकार के लिए कदम उठाए। डॉक्टर अंबेडकर ने इन 3 तरीकों के पक्ष में कहा कि इनका प्रयोग ठीक है क्योंकि अछूत समुदाय का समरूप तरीके से सबके साथ ही भेदभाव हुआ है। उन्हें समान रूप से नागरिक और संपत्ति के अधिकार नहीं मिले, ना ही उन्हें रोजगार या शिक्षा के समान अवसर मिले, और सामाजिक स्तर पर उनका अलगाव हुआ।
अंबेडकर ने अछूत समुदाय के भीतर वर्गीकरण कर इस मुद्दे को नहीं रखा, क्योंकि सभी समुदाय छुआछूत के शिकार थे। जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें पेश किया। चूंकि कानूनी प्रावधान अपने आप में काफी नहीं होते, इसलिए उन्होंने आरक्षण की बात रखी। ये दोनों मिलकर वर्तमान में अछूत समाज के अधिकारों के संरक्षण का तरीका बने, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें जमीन और व्यापार के मालिकाना हक में बेहतरी करने के लिए एक तीसरी नीति भी शामिल की। आरक्षण को कारगर बनाने के लिए शिक्षा को जरूरी माना गया, ताकि अछूत समुदाय के नौजवान शिक्षा पाकर आरक्षण के तहत नौकरी पा सकें। थोराट लिखते हैं कि अछूत समाज के लिए समरूप तरीके से एक सामाजिक समूह के तौर पर फोकस करने की जरूरत है, इसलिए वर्गीकरण के लिए इन सभी मुद्दों को देखना होगा। सुखदेव थोराट कहते हैं कि अनुसूचित जाति के भीतर कुछ समुदायों को कम अवसर मिला, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दूसरी जातियों ने उनके साथ भेदभाव किया। वे इसलिए भी पीछे रह गईं कि उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं थी और आय कमाने का अवसर नहीं था। इस कारण वे सरकारी नौकरी में नहीं जा पाते हैं। इसे दूर करने के लिए शिक्षा में भागीदारी को बेहतर कीजिए। पूंजी का स्वामित्व भी जरूरी है। थोराट लिखते हैं कि जो भी कानूनी इकाई इससे जुड़े फैसले लेगी, उसे यह जानना होगा कि नौकरियों में अनुसूचित जाति की किसी एक उपजाति का प्रतिनिधित्व कम क्यों है, उसमें जातिगत भेदभाव का हाथ कितना है और शिक्षा या आर्थिक पिछड़ेपन का कितना हाथ है। अगर दूसरी जातियों द्वारा भेदभाव इसका कारण है, तब वर्गीकृत आरक्षण का केस बनता है। लेकिन अगर कारण कम आय या शिक्षा है, तब उसके लिए अलग नीति बनानी होगी, ताकि इससे प्रभावित व्यक्ति नौकरी में आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। सुखदेव थोराट की राय में जो उपजातियां हैं, उनका कम प्रतिनिधित्व इस वजह से है कि उनकी आमदनी कम है, शिक्षा कम है। इसकी संभावना कम है कि दूसरी अनुसूचित जातियों ने उनके साथ छुआछूत की, भेदभाव किया। अगर बिना गहन अध्ययन के वर्गीकृत आरक्षण किया गया, तो आरक्षण की मांग को लेकर भगदड़ मच जाएगी। अनुसूचित जाति के भीतर हर जाति एक दूसरे से ज्यादा आरक्षण की मांग करने लग जाएगी। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की अनुमति देते हुए कहा, यह मनमाने तरीके से नहीं हो सकता है, बल्कि ठोस तरीके से अध्ययन करने के बाद ही किया जा सकता है। अब इसे लेकर बहस होगी। थोराट अपनी बात काफी सरलता और स्पष्टता से रखते हैं। जेएनयू के डॉक्टर राजेश पासवान की हम सारी बातों को शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके एक बयान का एक बड़ा हिस्सा आप सुन सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ तर्क दिए हैं, उन तर्कों पे मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में एक तर्क है कि इस अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच भी भेदभाव होता है। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच भी भेदभाव होता है। इसकी सबसे बड़ी मानगी यह है कि जहां भी अनुसूचित जाति जनजातियों के जो छात्रावास बने हुए हैं, या जहां भी उनके लिए जो चीजें बनी हुई है, वहां पे भी उन परस्पर जातियों के बीच में, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच आने वाली जातियों में के बीच में भी परस्पर भेदभाव बहुत रहता है। उनमें भी सब कास्ट को लेकर के भेदभाव रहता है। इसको मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। यह भारतीय समाज की एक कड़वी विडंबना है। लेकिन इसके लिए आप देखें कि इसके लिए क्या जिम्मेवार जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है? कतई नहीं। इसके लिए जो जिम्मेवार है, मैंने शुरू में कहा था कि भारतीय समाज की सामंती व्यवस्था जिम्मेवार है, जो उस भारतीय समाज की संरचना में हर जाति का एक अपना पेशा है। उस पेशे के साथ कुछ पवित्रता और कुछ अपवित्रता के मानदंड जुड़े हुए हैं। उस पेशे के साथ एक हायरार्की भी जुड़ी हुई है, एक श्रेष्ठता भी जुड़ी हुई है। हर जाति से श्रेष्ठ एक जाति है और हर जाति से निम्नतर एक जाति है। यह भारतीय समाज की सामाजिक जातिगत संरचना के कारण यह सभी जातियों में व्याप्त है। समाज की जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, उनमें यह भेद कम है, लेकिन भेद मौजूद है वहां भी। और जो वंचित जातियां हैं, जो 6000-7000 जातियों में बटी हुई जातियां हैं, उनको एक साजिश के तहत इस भेद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है भारतीय समाज के कर्णधारों ने। यह भेद बना रहे, यह मजबूत बना रहे, इस वजह से
क्योंकि सत्ता को इससे बहुत सहूलियत होती है। आम जनता में जितना भी विभेद होता है, जनता में जितना भी बंटवारा होता है, सत्ता के लिए उतना ही मुफीद होता है। तो इस वर्गीकरण में, इस बंटवारे में भी सत्ता के लिए, चाहे सत्ता किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं इस मामले को लेकर के किसी खास राजनीतिक दल को दोषी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आज अखबारों में जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कई दलों के सरकारों ने इससे लेकर के खुशी जताई है और यह दावा किया है कि सबसे पहले इसको लागू करने के लिए हम आगे आएंगे। तो जो सत्ता तंत्र है, जो सत्ता की संरचना है, वह किसी पार्टी विशेष में नहीं है, उसका एक अलग संस्कार होता है। वह किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, किसी भी समाज में हो सकती है, किसी भी पार्टी में हो सकती है। उस सत्ता तंत्र को मजबूत करने में कल के इस फैसले ने बहुत मदद की है। सुखदेव थोराट, डॉक्टर राजेश पासवान के बाद योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आपके सामने पेश करना चाहता हूं। योगेंद्र यादव और प्रणब धवन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक साझा लेख लिखा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। योगेंद्र का मानना है कि पहले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं समझा कि SC/ST समुदाय बहुत बड़े समूह हैं। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित समुदाय में सबसे पिछड़े समूहों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, एक ऐसा फैसला जिसका इस देश की जातीय व्यवस्था की अंतिम पायदान पर खड़े अनेक समुदायों को बरसों दशकों से इंतजार था। क्योंकि इस देश में जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच है, लेकिन पेच ये है कि अगड़े के भीतर अपेक्षाकृत पिछड़ी जातियां हैं और पिछड़े और दलित के भीतर अपेक्षाकृत अगड़ी और महादलित जातियां हैं। सवाल ये था कि दलित के भीतर जो अलग अलग किस्म की जातियां हैं, आदिवासी समाज में जो अलग अलग किस्म के आदिवासी हैं, क्या उनमें जो अति पिछड़े हैं उनके लिए कुछ विशेष अलग से कोटा बनाया जा सकता है? जरूरत थी, और जरूरत इसलिए थी कि इतना बड़ा अंतर है। आप मिसाल के तौर पे बिहार लीजिए। बिहार का जो लेटेस्ट जातिगत जनगणना है वो बताती है कि जहां अगर 10,000 लोग हैं तो धोबी समाज, जो कि बिहार में शेड्यूल कास्ट है, उसके 124 लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त हैं। लेकिन उसी में जो दुसाध समाज है उनके सिर्फ 45, 10,000 में से सिर्फ 45 धोबी से लगभग 1/3। और वही बिहार में मुसहर समाज है, सबसे नीचा इस देश के पायदान पे खड़ा है। वहां 10,000 में से केवल 1। अब 1 और 124 का अंतर है सिर्फ अनुसूचित जाति के भीतर। इसको ठीक करने के लिए तमाम राज्यों ने कहा कि हम कोटा के भीतर कोटा बनाएंगे। जो अति दलित हैं, महादलित हैं, उनके लिए अलग से कोटा बनाएंगे। ये प्रयास हरियाणा ने किया, पंजाब ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, बिहार ने किया। लेकिन सन 2004 का एक टेक्निकल जजमेंट की वजह से ये अटक गया था, इसे गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस अड़चन को हटाया है। अब ये जरूर है कि इससे रास्ता खुलता है और पार्टियां, सरकारें ये कोशिश करेंगी कि इसमें राजनीतिक खेल खेला जाए, इसको अतिदलित घोषित कर दिया जाए, उसको नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत बिल्कुल साफ है कि आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। आपको आंकड़ों के आधार पर दिखाना पड़ेगा कि कौन ज्यादा पिछड़ा है। मतलब कि आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा बनाने की इजाजत है, जरूरत नहीं, लेकिन तभी जब आप आंकड़ों और प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण को स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन यह कैसे हो इसके लिए कोई ठोस कार्यप्रणाली या रोड मैप नहीं सुझाया। तो अब यह जिम्मेदारी कार्यपालिका यानी राज्य सरकारों पर आ जाती है कि वे इस आदेश के बाद SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के सवाल पर किस तरह की नीति के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग को भी देखा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ, ओबीसी जातियों के भीतर उपवर्गीकरण के सवाल पर विचार करने के लिए। लेकिन गठन के बाद रोहिणी कमीशन का टर्म बढ़ाया जाता रहा। अगले 6 साल में रोहिणी कमीशन का टर्म 13 बार बढ़ाया गया है और अंततः उसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2023 में राष्ट्रपति को सौंप दी है।
पर यह रिपोर्ट अभी तक ना तो सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई है, ना संसद के पटल पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने 1 अगस्त के वीडियो में कहा था, जैसे जैसे इस फैसले की व्याख्या विकसित होगी, राजनीति मुखर होगी, हम वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा यह दूसरा वीडियो था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।